हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज हम जानेंगे बीम्स और स्लैब्स के बारे में और उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टी एंड एल बीम्स। तो ये तो सीधी सी बात है, या तो ये तो आपको शेप से ही दिख रहा होगा, टी बीम जैसे ये आपको दिख रहा है टी शेप में, और एल बीम ये एल शेप में। ठीक है, तो इसके अंदर तो कुछ खास है नहीं। तो अब आप देखिए कि इनकी इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कैसे निकालनी है। इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ क्या होती है? सबसे पहले ये जो आप फ्लैंज देख रहे हो, इसकी विड्थ को हम फ्लैंज विड्थ बोलेंगे, लेकिन इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो है, जो हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, हमको वो निकालनी होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगी कि सबसे पहले शेप क्या है, वो टी बीम है या एल बीम है। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस है या फिर आइसोलेटेड है। फॉर एग्जांपल, कॉन्टिन्यूस तो आपको ये दिख रहा होगा कि कॉन्टिन्यूस बीम्स हैं, इसके अंदर ये एल बीम हो गई और कॉन्टिन्यूस में ही ये टी बीम हो गई। तो शेप के हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालने के लिए? तो पहला कॉन्टिन्यूस टी बीम, यानी इस बीम की बात हो रही है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू आपको ये गिवन है, ये इसके वेब की विड्थ बी डब्ल्यू प्लस में 6 डी एफ। डी एफ इसकी डेप्थ हो गई, फ्लेंज की डेप्थ, प्लस में एल नोट बाय 6। अब ये एल नोट क्या है? ये एल नोट है इसका स्पैन। ओके, इसका स्पैन जो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर के बीच का स्पैन है, यानी कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, उनसे उन दो पॉइंट के बीच का ये गैप है एल नॉट। ओके, तो पहला फॉर्मूला आपका ये हुआ, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा बी डब्ल्यू प्लस में एल वन प्लस एल टू बाई टू। तो एल वन एल टू आपको दे रखे हैं, ये एल वन और ये एल टू, तो एल टू बाई टू और प्लस एल वन बाई टू और प्लस ये बी डब्ल्यू। तो ये दो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा आप उसको यूज करेंगे। ओके। अब अगला एल बीम के लिए, तो एल बीम में कुछ भी नहीं है, बी डब्ल्यू आप सेम यूज करोगे, बाकी जो दो चीजें वो हाफ हो जाएंगी। जैसे बी डब्ल्यू प्लस में 3 डी एफ, पहले 6 था अब 3 हो गया, और एल नॉट बाय 6 था तो ये एल नॉट बाय 12 हो गया। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और दूसरा फॉर्मूला इसका है बी डब्ल्यू प्लस में एल वन बाय टू, क्योंकि एक ही साइड है तो एल वन बाय टू। ठीक है, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा आप उसको यूज करेंगे। अब बात होती है आइसोलेटेड टी बीम के बारे में। आइसोलेटेड जैसे कि ये है, आइसोलेटेड है, तो इस केस में आप बी एफ कैसे निकालोगे इफेक्टिव विड्थ? तो वो होगा बी डब्ल्यू प्लस में एल नॉट बाय बी प्लस 4। सिंपल फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं, आपको बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आइसोलेटेड टी बीम के लिए ये, और एल बीम के लिए ये हाफ हो जाएगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, ये हाफ हो जाएगा, तो 0.5 एल नॉट हो जाएगा, बाकी सेम है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखिए। आइसोलेटेड टी बीम आपको गिवन है, उसका जो है इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर आपको गिवन है। अब आपको इफेक्टिव विड्थ निकालनी है बस, और बाकी क्रॉस सेक्शन और डायमेंशन आपको फिगर में गिवन है। तो कौन सा क्वेश्चन लगेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सॉरी, तो आइसोलेटेड टी बीम ये फॉर्मूला लगेगा बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट बाई बी प्लस 4, क्योंकि ये जो है ये आइसोलेटेड है। तो बस आप फॉर्मूला पुट करिए, बी डब्ल्यू 300 है, एल नॉट कितना है 6 मीटर है, बी आपकी 1000 है, आप पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसमें सीधा फॉर्मूला ही गिवन है कि जो आरसीसी टी बीम है अंडर कंप्रेशन, एल नॉट आपका डिस्टेंस है बिटवीन द एडजेसेंट जीरो मोमेंट पॉइंट, एंड बी इज द ब्रेथ ऑफ रिब, एंड डी इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो इसके लिए आपको इफेक्टिव विड्थ निकालनी है। तो आप बताइए फॉर्मूला देख के कि कौन सा ऑप्शन देख देख के कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो सीधा आप देखिए, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछ लिया और कुछ नहीं। ये जो आपको यहाँ गिवन है सेम, एल नॉट बाई 6 प्लस बी प्लस 60। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आप आगे देखिए। अब हम बात करेंगे बीम्स और स्लैब्स के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन, वो कितना प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल, ये इसकी डेप्थ हुई और ये एल नॉट हुआ, इसका क्लियर स्पैन जो है वो एल नॉट हुआ। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स या फिर स्लैब्स, सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे। तो इसमें एल इफेक्टिव क्या हुआ? तो एल इफेक्टिव होगा एल नॉट प्लस में डी डेप्थ, या फिर एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। डब्ल्यू बाई टू मतलब
ये एल नॉट प्लस में ये जो सपोर्ट है इसका विड्थ का हाफ प्लस में इसकी विड्थ का हाफ। तो ये दो फॉर्मूले आपको दिख गए। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब दूसरा केस क्या है? ये जो पहला केस था इसके अंदर ये आइसोलेटेड बीम्स थी। ओके, आइसोलेटेड बीम की बात हो रही थी कि ये जो इतना है सिर्फ ये एक सेक्शन की बात हो रही थी, एक सेक्शन आइसोलेटेड। लेकिन अब जो है, अब बात हो रही है कॉन्टिन्यूस के बारे में। ये जो पूरा डायग्राम है ये कॉन्टिन्यूस डायग्राम है, तो इसकी बारे में बात होगी। तो इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहला हम देखेंगे कि विड्थ जो है, ये जो डब्ल्यू जो है ये एल नॉट बाय 12 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो सेम एग्जैक्टली जैसे हमने सिंपली सपोर्टेड में हमने प्रोवाइड किया है, सेम यही फॉर्मूले लगेंगे अगर छोटा है। ठीक है, डब्ल्यू अगर छोटा है तो। और अगर बड़ा है तो आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एल नॉट प्लस डी बाई 2 या फिर एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई 2। और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आप प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं कैंटिलीवर की। ये वाला हिस्सा जो है, तो इसके अंदर अगर ये फिक्स है यानी आइसोलेटेड है, यानी ये जो पोर्शन है इसको आप भूल जाइए। अगर ये आइसोलेटेड कैंटिलीवर बीम है तो होगा एल नॉट प्लस डी बाई 2। एल इफेक्टिव हमारी एल नॉट प्लस डी बाई 2 होगी। और अगर कॉन्टिन्यूस है जैसा इसके अंदर दिखा रखा है कंप्लीट, तो हो जाएगा एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई 2। तो आपको बस फॉर्मूलेज याद रखने हैं। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधा फॉर्मूला बेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द इफेक्टिव स्पैन फॉर कॉन्टिन्यूस बीम की बात हो रही है। उसमें कंडीशन दी है कि विड्थ जो है सपोर्ट की वो लेस है एल नॉट बाय 12 से, यानी ये वाला कंडीशन है। कॉन्टिन्यूस बीम है और विड्थ है एल बाय 12 से कम। तो आप बताइए कि इफेक्टिव स्पैन क्या होगा? तो इफेक्टिव स्पैन तो सेम होगा सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। तो यही आपका ऑप्शन हुआ कि सेम एज सिंपली सपोर्टेड। ओके, तो आपका आंसर हुआ ए। तो अब हम जानेंगे लेटरल स्टेबिलिटी के बारे में, कि बीम की जो लेटरल स्टेबिलिटी है उसके कुछ जो कोडल प्रोविजंस है उनके बारे में जानेंगे। तो इसका जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड या फिर कॉन्टिन्यूस की। तो इसकी दो कंडीशन है, या तो ये 60B या 250 B² बाई डी, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का जो मिनिमम होता है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी हुआ है डायरेक्ट। देखिए कि एज पर IS कोड सिंपली सपोर्टेड बीम्स effective depth D and breadth shall be this and proportion that clear distance between the lateral restraint does not exceed। जो क्लियर डिस्टेंस है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एल जो है, ये एल जो आपको गिवन है लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम यही क्वेश्चन आपको यही पूछा हुआ है, 60B और 250 B² बाई डी, दोनों में से जो भी लेस होगा। तो डायरेक्ट आपको कोड में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अब अगला है कैंटिलीवर केस। तो कैंटिलीवर के लिए ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, 25B या फिर 100B² बाई डी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे। इसका भी सीधी सी वैल्यू देखिए आप, ये रही स्लेंडरनेस लिमिट ऑफ कैंटिलीवर बीम टू एंश्योर लेटरल लिमिट इज, बताइए देखिए क्या है, 25B 100B² बाई डी, और इन दोनों का मिनिमम तो 25B भी है 100B भी है, तो डी ऑप्शन सही है, स्मॉलर ऑफ बी एंड सी। ओके, अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में, कि जो डिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल कैसे करें। तो इसकी लिमिट्स क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कैंटिलीवर की बात करेंगे। तो इसकी लिमिट होगी एल बाय डी। एल है हमारा लेंथ और डी डेप्थ। तो लेंथ बाय डेप्थ या फिर स्पैन भी बोल सकते हैं। तो स्पैन बाय डेप्थ इज इक्वल टू 7। तो कैंटिलीवर के केस में होगा ये 7, सिंपली सपोर्टेड के केस में होगा 20, कॉन्टिन्यूस के केस में होगा 26। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि ये सब सिर्फ तब कंसीडर करे जाएंगे जब लेंथ जो है वो 10 मीटर तक है। ठीक है, अगर लेंथ जो है 10 मीटर से ज़्यादा हो गई तो हमें इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 10 डिवाइड बाय स्पैन मीटर में, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा 10 बाय स्पैन। ओके, अब अगला आप देखिए टेंशन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है कि कोड के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट जो है हम बीम के अंदर
कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं? तो मिनिमम आपका फॉर्मूले से आएगा AST/BD, एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू में 0.85/FY। तो यहाँ से आपका मिनिमम रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। और मैक्सिमम जो होता है ये होता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, बी इंटू में कैपिटल डी ना कि स्मॉल डी, ठीक है। तो BD हमारा ग्रॉस एरिया आ जाएगा। तो 4% एरिया जो हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी? वो होती है हमारी 3D या फिर 300 mm। इन दोनों में से हम कंसीडर करते हैं। ओके, अब आप क्वेश्चन देखिए क्या आया है। गेट का 2016 का क्वेश्चन है। RCC बीम है, उसकी डायमेंशंस आपको दे दी 250, 400, 415 स्टील है। कोड के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट आपको बतानी है mm² में। ओके, तो आप बस ये फॉर्मूला पुट करिए, मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला, मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला, और आप बस पुट करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इसके अंदर कुछ अलग से नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइड फेस रीइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्या होती है? इसमें हम जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साइड में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और ये कब करते हैं? जब हमारी डेप्थ है वो 750 mm से ज़्यादा हो जाती है। या फिर दूसरा केस है, जब हमारी बीम में टॉर्जन भी लग रहा है और हमारी डेप्थ 450 से ज़्यादा हो जाती है, उस केस में। तो इन दोनों केसेस में हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और कैसे करेंगे? हम 0.1% ऑफ एरिया दोनों फेस में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हमने ये क्यों किया है? हमने प्रोवाइड तो कर दिया 0.1% एरिया, लेकिन ये क्यों किया है? क्योंकि इससे श्रिंकेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और वो कैसे होगी? देखिए, ये हमारी बीम है, टेंशन इन्फोर्समेंट जो है वो नीचे होगी, तो इससे जो है श्रिंकेज रिड्यूस होगी। लेकिन अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये, तो यहाँ पर श्रिंकेज हो सकती है क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी सेंटर में भी साइड फेस रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि श्रिंकेज जो है वो कम हो। ओके, तो ये हमारा रीज़न है साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का। अब आप इसका क्वेश्चन देखिए कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट बीम के अंदर कब प्रोवाइड कर देते हैं और इसकी डेप्थ क्या होती है? तो डेप्थ सीधी सी बात है, आप ये देखिए 750 mm, तो कब एक्सीड करेगी? क्या वैल्यू होगी? 750 mm। तो ए आंसर है इसका, ESC का सिंपल क्वेश्चन। नाउ अब हम बात करेंगे स्लैब के बारे में। हमने बीम की रीइंफोर्समेंट पता कर लिया, अब स्लैब की रीइंफोर्समेंट क्या होगी? तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्लैब की मिनिमम रीइंफोर्समेंट होगी माइल्ड स्टील के लिए 0.15% और HYST के लिए 0.12। देखिए HYST के लिए थोड़ी कम कर दिया क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 0.15 एंड 0.12%। और इसकी स्पेसिंग क्या होगी? इसकी स्पेसिंग होगी 3D और 300 mm। दोनों में से जो भी कम होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।